If you are preparing for the CBSE class 10th exams, then this video will help you a lot and you will get 100 out of 100 marks in SST. Okay? तो चलिए हम लोगों ने आपसे पहले कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है और अब से पहले हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर रखा है, जो कि आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। आप ध्यान में रखोगे, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 8 तक कर रखा है और कल हम लोगों ने खास करके जर्मनी के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, जो कि आप जाकर के पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेशनलिज्म थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है, तो आपको पता ही है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा लेक्चर लेना पड़ता है। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है आउटकम्स ऑफ जर्मन रिवॉल्यूशन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जर्मनी में कैसे रिवॉल्यूशन किया गया था और जर्मनी को यूनिफाइड करने की कोशिश की गई थी। तो अब वो बारी आ गई है, तो आइए यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है फ्रेडरिक रिच विल्हेम IV, किंग ऑफ प्रूसिया, वाज ऑफर्ड टू बी मोनार्की ऑफ जर्मनी। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो फ्रेडरिक विलियम IV होते हैं, जो कि प्रूसिया के होते हैं, इनको ऑफर्ड किया जाता है कि आप आ जाओ और जर्मनी का आप क्या बन जाओ, किंग बन जाओ। लेकिन होता है क्या है, क्या आपको लगता है कि विल्हेम IV जर्मनी का मोनार्क बनना पसंद करेगा? आप जरा इमेजिन करो कि आपको अगर किसी भी कंट्री का मोनार्क बनने के लिए ऑफर किया जाता है, वहां का रूलर बनने के लिए ऑफर किया जाता है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? तो आप सोच के बताना। लेकिन यहां पर फिलहाल मैं बता दूं कि विल्हेम IV ने मोनार्क बनने से, जर्मनी का मोनार्क बनने से इन्होंने डिनाई कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को जर्मनी का मोनार्क नहीं बनना है। तो जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति कहीं का मोनार्क बनने से क्यों मना करेगा? तो इसके पीछे रीजन है भाई। रीजन क्या है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल फ्रेडरिक विलियम IV, किंग ऑफ प्रूसिया, वाज ऑफर्ड टू बी अ मोनार्क ऑफ जर्मनी। ठीक है, आइए नीचे। बट ही रिजेक्टेड इट। उन्होंने क्या किया, इस ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को नहीं बनना। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब थोड़ी थोड़ी आपको बदबू यहां से आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी एहसास आपको हो रही होगी कि विलियम IV ने आखिर जर्मनी का मोनार्क बनने से क्यों मना किया। क्योंकि यहां पर देखेंगे कि इलेक्टेड असेंबली, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जर्मनी में 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था वहां के लोगों के द्वारा, और इसके बाद इन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की जरूरत थी। जबकि जो विलियम IV था ना, ये चाहते थे क्या, कंजर्वेटिव रिजिम्स होता चाहता था। ये क्या चाहता था, कंजर्वेटिव रिजिम्स, कि अगर वहां पर कंजर्वेटिव्स के तौर पर गवर्नमेंट चले, दैट मींस कि कैसा गवर्नमेंट बनाया जाए मोनार्क उसको, अगर इसको ऑटोक्रेटिक मोनार्क बनाया जाए जो कि किसी के कंट्रोल में ना हो, तो फिर इसको मोनार्क बनने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर मोनार्क को असेंबली कंट्रोल करेगा, जो कि कल की क्लास आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नो मोनार्क विल बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। दैट मींस कि मोनार्क को कंट्रोल कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आज हमारे देश में अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं? यस या नो? तो नो सर, क्योंकि उनको पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही रख करके उसको कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो पहला तो फॉलो करना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कि उनको बिल लेके जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में पहले लोकसभा से पास करवाइए, फिर राज्यसभा से पास करवाइए, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट लीजिए, तभी वो कानून बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं क्या सर, अगर लॉ मेकिंग पावर की बात करें तो क्या प्रेसिडेंट को सोल पावर है, क्या प्राइम मिनिस्टर को सोल पावर है? तो बिल्कुल नहीं, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो ये जो विलियम IV है, ये चाहते हैं कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क हो। दैट मींस कि जो मैं चाहूं वही लॉ बने, मुझे किसी को फॉलो ना करना पड़े, मुझे किसी की परमिशन ना लेनी पड़ी। इसी बात से इन्होंने क्या किया, ये अपोज कर दिया और साथ ही साथ बाकी जितने भी कंजर्वेटिव्स मोनार्क्स थे, जहां जहां पर कंजर्वेटिव्स का रूल था, और ये उनके साथ ज्वाइन कर लिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस जहां पर भी है उसको खत्म करो, वहां के लोगों को फिर से अटैक करो, फिर से हराओ और वापस से कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट बनाओ। कैसा मोनार्क? तो ऑटोक्रेटिक एंड अनकंट्रोल्ड। आई द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो अब क्या आता है, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। पार्लियामेंट का बेसिस क्या है? तो पार्लियामेंट का बेसिस है कि पहले लॉ लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से। कहने का मतलब कि सारा लॉ एंड ऑर्डर बनाने का पावर किसके पास होना चाहिए? तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 831, ये वोटिंग करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे जिस लॉ के लिए, वही लॉ बनेगा। जिस लॉ के ये सपोर्ट नहीं करेंगे वो लॉ नहीं बनेगा। हालांकि आज पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है,
ये हर जगह यही पर पार्लियामेंट्री ही व्यवस्था है। दैट मीन्स कि वहां पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बनाने का जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, ना कि वहां के रूलर के पास, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। आइए, because the opposition of aristocracy and the military became stronger। अब धीरे धीरे अरिस्टोक्रेसी तो पता ही आपको, तो रिच मैन, अरिस्टोक्रेटिक कौन था, तो रिच मैन, जो कि पहले हम लोगों ने काफी डिस्कस किया, और मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब क्या था कि पूरे यूरोप में हमने आपको बताया था कि पूरे यूरोप में जो अरिस्टोक्रेट थे वो काफी स्ट्रांग थे, वो सोसाइटी में आपस में यूनाइटेड थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था अपने फैमिली के बच्चों का दूसरे फैमिली में शादी करवा करके वो अपने आप को मजबूत बना लिए। और साथ ही साथ दोबारा 1815 में जो वापस से कंजर्वेटिव की सरकार बनी थी, इस बार इन्होंने मिलिट्री को थोड़ा और स्ट्रांग कर लिया, ताकि इनको पता था कि जो 1789 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें लोगों ने क्या किया था कि मोनार्क को डिथ्रोन कर दिया था। तो अब इनको लगता है कि दोबारा फिर से पब्लिक हम लोगों पे अटैक कर सकता है, लेकिन अब की बार मुझे इतना स्ट्रांग होना है, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास फोर्सेस होना चाहिए कि पब्लिक अगर चाह भी ले तो वो हमें डिथ्रोन ना कर पाए। तो इसीलिए अरिस्टोक्रेट एंड मिलिट्री जो है इस बार काफी स्ट्रांग, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, ताकि इस बार का जो लिबरल्स है वो किसी भी तरीके से इसको हार्म ना पहुंचा सके, दैट मींस को डिथ्रोन ना कर सके और कंट्री को रिपब्लिक ना बना सके। ये इनका टारगेट है। आइए, अगली चीज, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। अब पार्लियामेंट में सब लोग कौन थे, मिडिल क्लास। मैंने बताया था कि मिडिल क्लास कौन, तो ऑल द एडुकेटेड पर्सन, जितने भी एडुकेटेड पर्सन, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये सब के सब आते थे किसमें, मिडिल क्लास में। अब ये मिडिल क्लास पूरी तरीके से डोमिनेंट था। मान लो 831 मेंबर्स है ना, तो डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से मैक्सिमम मेंबर जो इलेक्टेड हुए थे वो किससे इलेक्टेड हुए थे, तो ये मिडिल क्लास से इलेक्टेड हुए थे। तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है, तो जी हाँ, हु इग्नोर्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। अब देखिए, जो सोसाइटी का वर्कर्स एंड आर्टिसंस लगभग 90% पॉपुलेशन था, इन्हीं के डिमांड को इन्होंने इग्नोर कर दिया, और हमेशा उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दिया, तो जो अपना मिडिल क्लास है वो अपने ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करते थे जिससे कि मिडिल क्लास का ही अपलिफ्टमेंट हो, वही सोसाइटी में आगे बढ़ पाए। तो इस वजह से ये जो 90% पॉपुलेशन है, इसके सारे डिमांड्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया। वर्कर्स के डिमांड को कोई ध्यान नहीं रखा, आर्टिसंस के डिमांड को कोई इन्होंने इनके डिमांड को फुलफिल करने की कोई भी कोशिश नहीं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या कभी भी इनके डिमांड्स को लेकर के कभी भी चर्चा उन्होंने नहीं किया। इसका परिणाम ये होता है, रिजल्ट, कि ग्रेजुअली लॉस्ट देयर सपोर्ट, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो पीजेंट्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, जो कि 90% किसी भी देश का पॉपुलेशन का, खास करके जर्मनी पॉपुलेशन का भी 90% था, इन्होंने धीरे धीरे इस इलेक्टेड असेंबली को सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो अब आप बताइए कि जिन्होंने इन लोगों को चुना है, जिसके वजह से जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बन पाया है, तो पार्लियामेंट्री बेसिस पे गवर्नमेंट चलेगा, तो अब आपको क्या लगता है कि जर्मनी में क्या होने वाला है? तो जी हाँ, आपको ये चीज मैं बता दूं, इसका रिजल्ट ये होगा कि जब ये 90% लोगों का सपोर्ट खत्म होगा तो कंजर्वेटिव्स वापस से जर्मनी में जाकर के गवर्नमेंट बनाएगा। और आपको मैं एक बात बता देता हूं कि फ्रांस के साथ क्या हुआ था कि फ्रांस में 1799 में, बीच में आपको पता होगा कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके वजह से वहां पर लिबरल की सरकार बनी। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन फिर लिबरल की सरकार बीच में, राइन ऑफ टेरर आपको याद होगा कि 1793 से 94 के बीच में, तो इस तरीके से क्या हुआ कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना भी, वो अगेन उस 90% जो पॉपुलेशन है पीजेंट्स का, उसके डिमांड को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक के बीच में फिर डिसयूनिटी हो गया, इनस्टेबिलिटी आ गया, जिसके वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि नेपोलियन के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल गया और नेपोलियन फ्रांस में जाकर के डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया। वैसा ही बिल्कुल यहां भी होने वाला है कि जर्मनी में जब यहाँ का इलेक्टेड असेंबली यहाँ पर इनको सपोर्ट करना 90% पॉपुलेशन ने छोड़ दिया, तो अब बाकी जो कंट्री है, वैसे कंट्री जो अलग अलग एरिया में अटैक करके एनेक्स करने का काम करता है, दूसरे कंट्री को जीतने का काम करता है, उनको जीत करके और जर्मनी पे कब्जा कर लेगा, जो कि आगे हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। अब आगे देखेंगे कि लास्ट में एट द एंड जो आखिरी पॉइंट है हमारे लास्ट का, कि एट द एंड द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 1831 को चुन करके जो है नेशनल असेंबली बना था, कहां पर, जर्मनी में नेशनल असेंबली जो बना था। अब इस असेंबली को क्या किया गया, जैसा कि मैंने बोला कि 90% जो पॉपुलेशन था पीजेंट्स का, उनका सपोर्ट इनको मिला नहीं,
क्योंकि इनके डिमांड की इन्होंने कोई बात की नहीं, तो फिर क्यों ही ये सपोर्ट करें। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि तुरंत जो वहां का रूलर था उन्होंने ट्रूप्स को बुलाया, जो आर्म फोर्सेस को, और पूरी तरीके से फोर्स टू डिसबैंड, और पार्लिया असेंबली को क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब कि सारे लोगों को मारपीट करके इस 831 जो मेंबर्स है सबको भगा दिया। जब आप जरा सोचिए कि हमारे देश में अभी पार्लियामेंट है और वहां पर आपको पता नहीं कि हमारे देश के पार्लियामेंट में टोटल 543 एमपीज होते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर इसमें अटैक करके अभी इस 543 एमपीज को वहां से भगा दिया जाए फोर्सफुली, तो क्या आप इसको कह सकते हो कि अब ये पार्लियामेंट है, क्या ये कोई डिसीजन लेगा, क्या कोई डिसीजन मेकिंग करेगा? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा नो। तो वैसा कुछ यहां पर भी था। तो अब इसमें देखेंगे कि फाइनली क्या हुआ कि जो जर्मन असेंबली था वो खत्म हो गया। अब जब जर्मन असेंबली खत्म तो मतलब रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक नहीं तो वहां पर रूलर कौन होंगे? अब आउटसाइड आकर के वहां पर अटैक करके और रूल करना शुरू कर दिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, आपके एमसीक्यू के लिए मैंने पूरे खोज करके साइड से निकाला है कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लुईस ओटो पीटर्स। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए है, जो कि काफी कोने में दिया हुआ, बहुत छोटू सा अक्षर में, जैसे आपकी नजर वहां तक नहीं जाएगी। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लुईस ओटो पीटर्स। अगला एक इंपॉर्टेंट दूसरा व्यक्ति है करोल कुरपुंस्की। इनसे तो कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए, कई बार रिपीटेशन किया गया है। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब यहां क्या हुआ कि जो नेशनल फीलिंग्स है लोगों के बीच में स्प्रेड करना, नेशनलिस्ट लोगों के बीच में क्या करना, स्प्रेड करना। द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? तो ओपेराज एंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया। अब आपसे यहां पर आपको लिखने में भी इनके बारे में एक से लेकर के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि राइट द रोल ऑफ करोल कुरपुंस्की इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। तो आप लिखेंगे करोल कुरपुंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस। फोक डांसेस आपको पता होगा, काफी इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो लोकल डांसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोक डांसेस बोलते हैं। तो इन्होंने फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजोरिका। तो ये क्या हो गया? ये आपको लोकल डांस ऑफ पोलैंड, लोकल डांस ऑफ पोलैंड है ये। उन्होंने पोलोनाइज एंड मजोरिका जो डांसेस हैं उनको इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पर यूज किया। किसने? तो करोल कुरपुंस्की ने। इसके बारे में कई बार अब तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो करोल कुरपुंस्की ने म्यूजिक एंड ओपेराज का सहारा लिया, किस चीज को? तो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए। और खास करके उन्होंने पोलैंड के 2 डांसेस को उन्होंने मजोरिका और अगला क्या था, पोलोनाइज को उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब अगला सवाल है कि हाउ लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? जस्ट ट्राई टू आंसर, राइट द आंसर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार अब तक एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि लैंग्वेज ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक लैंग्वेज के बेसिस पे पूरे देश के लोगों का यूनाइटेड होना और अपने अपने मोनार्क या अपने अपने रूलर के अगेंस्ट में फाइट करना और फाइनली उसको उस देश से बाहर निकाल देना, इस तरह से लैंग्वेज ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं? तो आप इसका आंसर ट्राई करो और लिख करके मुझे बताना, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि हाउ लैंग्वेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो उसी का अगला देखिए आपके सामने आंसर भी है, जिससे पता चलेगा आपको। देखिए, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज was totally banned and Russian language was imposed in Poland। तो पोलैंड पे क्या होता है कि रशिया कब्जा करता है और रशिया के कब्जा होने के बाद पोलैंड में जो कि पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो पॉलिश लैंग्वेज को रशियन ने बैन कर दिया कि अब आप यहां पर पॉलिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। यहां तक आप अपने घरों में अपने पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन तो आप पॉलिश लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई भी आप पॉलिश लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस गैदरिंग भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि किसी भी कहीं भी आप पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको हर जगह क्या बोलना पड़ेगा? तो रशियन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। 12th में आप देखेंगे कि विस्टा से एक इंग्लिश का बुक आती है जिसमें लास्ट लेसन, शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के 8th क्लास में भी ये चैप्टर रहा होगा, द लास्ट लेसन। तो वो लास्ट लेसन इसी पे है, जब वहां के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो उस दिन वो कहते हैं क्लास में दिस इज द लास्ट लेसन। इसका मतलब क्या हुआ
कि अब कल से यहाँ पर रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, ना कि पोलिश लैंग्वेज में। तो उसी के ऊपर वो लिखते हैं लास्ट लेसन के बारे में। तो अब रसिया ने क्या किया कि पोलैंड पे उन्होंने कब्जा किया, और जब पोलैंड पे कब्जा किया तो उन्होंने पूरी तरीके से पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज को बैन किया, और वहां पर लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया कि आपको रशियन लैंग्वेज ही बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी रशियन लैंग्वेज को बोलने से मना करता था तो उनको या तो एक्साइल कर दिया जाता था, उनको देश से बाहर, या तो उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी, या तो उसको अरेस्ट करके काफी लंबे दिनों तक जेल किया जाता था। ये डिपेंड करता था कि वो किस तरीके से उस लैंग्वेज का विरोध करते हैं, रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करते हैं, उस बात पर निर्भर करता है। द पोलिश रिवोल्टेड अगेंस्ट रशिया। लेकिन हुआ क्या कि पोलिश भी चुप नहीं, पोलैंड के लोग भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी कोशिश किया कि रशिया से क्या करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। जिसके लिए उन्होंने कोशिश किया था 1831 में, बट क्रस्ड बाय द रशियन ट्रूप्स। लेकिन रशियन ट्रूप्स ने उन लोगों को मारपीट करके शांत कर दिया। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि हालांकि उन लोगों ने अपने लैंग्वेज को बचाए रखने के लिए इस बात को प्रोटेस्ट किया कि हम लोग पोलिश लैंग्वेज को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब ऐसा उन्होंने कोशिश किया तो उनको बैन किया गया, लोगों को पनिश किया गया। तब उन लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पर रशियन रूल करता रहेगा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पोलिश लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में लोगों ने रिवोल्ट करने का कोशिश किया, पोलैंड के लोग यूनाइटेड हुए और रशियन ट्रूप से लड़ने की कोशिश किया। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि रशियन ट्रूप्स ने इन लोगों को बुरी तरीके से क्रस्ट कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया 1831 में। फिर 10 उसके बाद मोमेंट आता है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कि मेंबर्स ऑफ क्लर्जी बिगेन टू यूज पोलिश लैंग्वेज फॉर चर्च गैदरिंग, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर पूरे पोलैंड के लोगों ने तो चुप हो गए, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज ना करने से तैयार हो गए, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी बीच में जो क्लर्जी होते हैं, जो चर्च के जो पादरी जिसको बोलते हैं, कहीं पर फादर भी बुलाते हैं, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज करना ही कंटिन्यू रखा। उन्होंने रशियन लैंग्वेज को यूज करने से पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम लोग किसी भी कंडीशन में रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि जो रशियन ट्रूप्स था उन्होंने उस चर्च के जो क्लर्जी थे उस क्लर्जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उसको अरेस्ट करके पनिश कर दिया। जब ये बात पूरे पोलिश के लोगों के बीच में, पोलैंड के लोगों के बीच में फैला कि देखो हम लोग डर करके चुप हो गए और अपने पोलिश लैंग्वेज को हमने छोड़ दिया यूज करना, लेकिन थैंक्स टू क्लर्जी कि उन्होंने फिर भी अपने बिना जान की परवाह किए हुए, बिना पनिशमेंट की परवाह किए हुए, उन्होंने रशियन से नहीं डरा और फिर भी चर्च में उन्होंने पोलिश लैंग्वेज में ही गैदरिंग किया, लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता रहा और जिसके वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जरा सोचिए कि आपके देश में कोई एक छोटा सा हिस्सा, 2-4-5 लोग इतनी ताकत दिखाते हैं, इतनी ब्रेवरी दिखाते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे, चाहे इसके लिए रशियन फोर्सेस हमें फांसी दे दे, हमें मार दे, जान से मार दे, लेकिन अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे। जब ये सारी चीजें पोलैंड के लोगों के बीच में फैला तो लोगों को अपने ऊपर शर्म आने लगी कि हम लोग पूरा डर गए, इतना मास होकर के हम लोग डर गए। और वहीं क्लर्जी को देखिए कि वो बिना डरे रशियन ट्रूप से, रशियन गवर्नमेंट से उन्होंने डरा नहीं और पोलिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया। तो जब ये बात पोलैंड के लोगों के बीच में फैला तो सब शर्मसार हो गए, सबको शर्म हुआ, सब आपस में यूनाइटेड हुए। और फिर क्या था कि उन्होंने आगे इस चीज को नेशनल रेसिस्टेंस का सिंबल बना लिया, अपने देश को बचाने का और रशिया से इंडिपेंडेंट कराने का लैंग्वेज को इन्होंने हथियार बना लिया कि अब ये लैंग्वेज ही हमारी ताकत होगी और हम लोग पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। और ये कब हम लोग फ्रीली बोल पाएंगे? जब यहाँ से रशिया को हम लोग क्या करेंगे, ओवरथ्रो कर देंगे, उसको कंट्री से भगा देंगे। और following this, the use of Polish came to be seen as the symbol of the struggle against Russian dominance। और धीरे धीरे लोगों ने इस लैंग्वेज को ही हथियार बनाया और रशिया के अगेंस्ट में लोगों ने पोलैंड में रिवोल्ट किया और रशिया को फाइनली पोलैंड से भगाने का काम किया। ठीक है।